हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान अड्डा एक्सपर्ट पर। मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है कि जीएस क्लासेस चला रहे हैं और जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्य इतिहास। मध्य इतिहास में हम लोग बात कर रहे थे विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। और जिसमें कि मैंने आपको बताया कि भारत में अरबियों ने आक्रमण किया, तुर्कियों ने आक्रमण किया। अरबियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और तुर्कियों में हम महमूद गजनवी तक कंप्लीट कर चुके हैं। महमूद गजनवी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 आक्रमण किए और जिसमें से उसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा वो था हमारा सोमनाथ मंदिर, जो कि 1025 ईस्वी को किया गया। अब महमूद गजनवी के बाद भारत में कई वर्षों तक तुर्कियों जो है कि जो तुर्की आक्रमणकारी थे उनका आगमन जो है कि रुक जाता है, यानी तुर्कियों का जो आगमन था वो रुक गया। और 1030 ईस्वी से लेकर और लगभग 1175 ईस्वी तक, 1030 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक भारत में किसी भी तुर्की आक्रमणकारी ने आक्रमण नहीं किया। कारण भारत में हिंदू राजाओं की एकता, भारत में हिंदू राजाओं की एकता। और हम लोग जानते भाई यूनिटी एक ऐसी पावर है जो कि बड़े से बड़े शत्रु को भी समाप्त कर सकती है। एकता एक ऐसा हथियार है जिसे हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं, हर प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम संगठित होकर के या संगठन बना करके कई सारे प्रोसेस चलाएं तो हम उसे अनेक प्रयासों को सफल कर जाएंगे। जितने भी हमारे कार्य होंगे हम उन सभी को सफल कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो यही सारी चीजें जो है कि भारत के हिंदू राजाओं ने की। और जैसे ही हिंदू राजाओं ने ये सारी प्रोसेस को अपनाया और उन्होंने भारत को आने वाले संकट से निवारने का कार्य किया, यानी कि भारत में आने वाले जितने भी संकट थे उन सभी संकटों को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन महमूद गजनवी के बाद भारत में एक आक्रमणकारी हुआ और जिसे हम नाम देते हैं मोहम्मद गौरी। जिसे कि मोहम्मद गौरी जो है भारत में आने वाला तुर्की आक्रमणकारी था, जो कि संसबनी नामक वंश से संबंधित था। यानी जो हमारा मोहम्मद गौरी था वह संसबनी नामक वंश से संबंधित था, जो कि अफगानिस्तान का एक राजवंश हुआ करता है। यानी इस समय पर भारत में आने से पहले, यानी जिस प्रकार से हम मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी जो है कि भारत में आने से पहले कहां का राजा है? अफगानिस्तान, अफगान का शासक है। और वहां पर एक वंश था हमारा, और वो वंश क्या है? संसबनी वंश। क्या है? संसबनी। संसबनी वंश। संसबनी वंश यानी कि भारत में, या हम बात करते हैं कि भाई अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद, जैसे ही गजनी वंश का पतन मतलब समापन हुआ, उसके बाद में अफगानिस्तान में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे हम संसबनी वंश के नाम से जानने लगे। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में यह कहा जाता है कि भाई मोहम्मद गौरी जो है कि अफगानिस्तान के एक कबीले का सरदार था, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा संसबनी था यह एक कबीला था।
यह हमारा एक कबीला था, कबीले का, और इस कबीले का जो सरदार था वो कौन है? मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी। या हम इसके अगर हम नाम की बात करते हैं तो इसका जो संपूर्ण नाम है वो है शम्सुद्दीन मोहम्मद गौरी। शम्सुद्दीन मोहम्मद गौरी। शम्सुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में अनेक प्रकार के कई प्रकार के कथन जो है कि कहे जाते हैं, और इतिहासकारों ने जो है कि इसके बारे में हमें कई सारी चीजें बताई हैं। जैसे कि अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी जो है कि संस बनी का प्रथम सरदार, संसबनी वंश का प्रथम सरदार था, और जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। भाई सुल्तान किसकी उपाधि धारण की है? सुल्तान की उपाधि धारण की है। आपने कई बार नाम सुना होगा सुल्तान, सुल्तान शहंशाह, या फिर जैसे कि हम धीरे धीरे करके आगे पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसे भाई सुल्तान, किसी भी राजा को हम सुल्तान कहते हैं तो यह एक उपाधि है। यह क्या है? यह एक उपाधि है जो कि इस उपाधि की शुरुआत, या हम कहते हैं कि जो सुल्तान शब्द है, ये सुल्तान शब्द जो है कि सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया, यानी कि जो हमारा सुल्तान शब्द है, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया किसने? जिस प्रकार से कि मोहम्मद गौरी है, तो भाई मोहम्मद गौरी को सुल्तान कहा गया है, तो इससे पहले भी सुल्तान हुए। ऐसा तो नहीं है कि बस केवल भाई पहला मुस्लिम शासक यही था, मोहम्मद गौरी ही था, कि इसने आते ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ और ये सारे काम जो है कि मेरे आज्ञा से होंगे। तो सुल्तान जो है कि एक उपाधि है, और इस उपाधि को देने का जो कार्य किया गया वो किसने किया? भाई महमूद गजनवी। सबसे पहले इस उपाधि का प्रयोग किसने किया? महमूद गजनवी ने किया, और इसे जो है कि सुल्तान कहकर के बुलाया गया, सुल्तान कहकर के बुलाया गया। और ये उपाधि जो है कि इसे किसने दी? यानी महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा थे, और इस खलीफा ने महमूद गजनवी को सुल्तान कहकर के बुलाया। क्या कह के बुलाया? सुल्तान कहकर के बुलाया। और ये पहली उपाधि थी जो कि तुर्की शासकों के द्वारा अपनाई गई, या हम कह सकते हैं कि भाई सुल्तान की जो उपाधि थी, ये सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? तुर्की राजाओं के द्वारा इस उपाधि का प्रयोग किया गया है। और इसका प्रयोग किया किसने है? महमूद गजनवी ने। किसने किया है? महमूद गजनवी ने। इतिहासकारों का यह मानना है कि भाई मोहम्मद गौरी जो है कि भारत में आक्रमण तो किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो शुरुआत में, यानी अपने शुरुआती दौर में जो है कि सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हुआ है। कारण मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जिस प्रकार से महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद भारत में हिंदू राजाओं के बीच में एकता का अभाव जो है कि बढ़ जाने से सभी राजा जो है कि एकत्र हो गए, और उन्होंने विदेशी शक्तियों का सामना जो है कि बहुत ही मजबूती के साथ किया। और इसी चीज का जो फायदा था वो भारत के हिंदू राजाओं को मिला जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण के लिए आया। मोहम्मद गौरी ने भारत में लगभग 1175 ईस्वी को 1175 ईस्वी को मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। भारत पर पहला आक्रमण किया गया, और यह आक्रमण जो है कि इसने कहां किया? भाई मुल्तान पर। कहां किया? मुल्तान।
पाकिस्तान में एक जगह है, सुना भी होगा, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। वर्ष 2004 वीरेंद्र सहवाग जो है कि टेस्ट मैच में 309 रन की पारी खेली यहां पर मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ। सैमसंग सीरीज, सैमसंग नामक एक कप हुआ था पाकिस्तान में वर्ष 2004 के दौरान, और वर्ष 2004 में ही मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन की पारी खेली, और जो कि इसे मुल्तान का सुल्तान बना करके जाती है। तो भाई मुल्तान प्रेजेंट टाइम में कहां है हमारा? पाकिस्तान में। प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। अब यही सारी समस्याएं, अब इसके बाद में जो मुल्तान का जो राजा है, मुल्तान का जो राजा है वो कौन था भाई? करमाती। यहां पर जो राजा था मुल्तान में, यानी 1175 ईस्वी को जब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, तो यहां पर जो राजा था वो था करमाथी। करमाथी शासक है यहां का, करमाती यहां पर राजा है। आक्रमण किया, सफल भी हुआ, आक्रमण किया और सफल भी हो जाता है। अब जैसे ही ये सफल हुआ, इसने तुरंत दूसरा आक्रमण कर दिया भाई 1176 ईस्वी में कच्छ, गुजरात। दूसरा आक्रमण कहां किया इसने? कच्छ पर, यानी कि गुजरात के कच्छ पर। और यहां भी शासक कौन है? सेम करमाती। जब सीधी सी बात है, जब पहले युद्ध में ये जीत गया है, तो अब इसे आभास हो, यानी अब इसे पूरा भरोसा हो गया कि भाई ये ही तो राजा है, करमाती ही तो है, मैं तो इसे फिर दोबारा से हरा सकता हूं। तो इसने जो है कि इसे पुनः पराजित किया और विजय प्राप्त की। गुजरात का उच्च है, कच्छ तो हम इसे प्रेजेंट टाइम में अब कहते हैं, यानी कि गुजरात में गुजरात को जब हमने अलग किया था 1960 में, 1960 में जब हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया था भाई गुजरात और मुंबई, ये दो नए राज्य बनाए थे हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके हमने ये दो नए राज्य बनाए थे, जिसमें कि हमारा गुजरात और बम्बई। तो ये दोनों जो है कि राज्य हमारे यहां पर अलग हुए। इससे पहले हम इसे क्या नाम से जान रहे हैं भाई? उच्च नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से जाना जा रहा है? उच्च नाम से इसे हम लोग जान रहे हैं। अब यहां पर इसने विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी जो है कि आगे की ओर बढ़ता गया, आगे की ओर बढ़ता गया, क्योंकि इसे भरोसा हो गया था खुद पर। जैसे कि आप मान लीजिए, आप कोई भी परीक्षाएं दे रहे हो, आपने जो कि प्री पास किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं अब तो मैंने प्री पास कर लिया है, मैं नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकता हूं। तो आप जैसे ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, आप उसे भी क्वालिफाई करके जाते हो। तो यहां पर भी इसके साथ भी यही प्रोसेस चल रहा था मोहम्मद गौरी ने, कि भाई मोहम्मद गौरी ने फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा में बैठा, प्रीवियस इसने पास कर लिया, सेकंड टायर में बैठा, सेकंड भी इसने पास कर लिया। जब जैसे ही तीसरे की बारी आती है, और ये आती है भाई 1178 में, 1178 में इसने जो है कि गुजरात के ही अहिनवाड़ कच्छ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? अहिनवाड़ एक जगह का नाम है, गुजरात में है। जब हम भारत के मैप को बनाते हैं या जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो वहां इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा अहिन्यवाड़, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कच्छ रण है, जो वर्तमान में जो हमारे कच्छ रण की जो स्थिति है, उस कच्छ रण से जब हम खंबात की खाड़ी से होते हुए गुजरते हैं, तो उसी क्षेत्र पर एक क्षेत्र पड़ता है अहिन्यवाड़। अहिन्यवाड़ जो है कि प्रेजेंट टाइम में अभी इसे हम जानते हैं, तो ये वही वाला क्षेत्र हमारा अहिन्यवाड़ करके। तो यहां पर जो है कि 1178 ईस्वी में इसने आक्रमण किया
और यहां का जो शासक था प्रेजेंट टाइम में, जो शासक था वो था भीम सेकंड। क्या आपको पता है कि भाई भीम सेकंड कौन है? भीम सेकंड था कौन? यह मात्र इस समय पर ये 7 वर्ष का बालक था जो कि अल्पवयस्क है। कैसा शासक है? अल्पवयस्क, यानी मात्र 7 वर्ष का राजा है। और इसका जो संरक्षण थी, इसकी या हम कह सके संरक्षिका, वो थी हमारी नायक देवी। नायक देवी। और नायक देवी ने अब इसी बीच में यानी 1178 ईस्वी के दौरान ही यहां पर दिल्ली को भी हम यहां पर जोड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो हमारे शासक का शासन चल रहा था वो था अनंगपाल। जैसे कि हम स्टोरी है एक पृथ्वीराज चौहान, उसके नाना थे हमारे विग्रहराज, अनंगपाल, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। तो नायक देवी ने जो है कि यहां पर दिल्ली के सुल्तान से सहायता प्राप्त की और मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, हार गया। अब ये देख करके मोहम्मद गौरी जो है कि और क्रोधित हो गया कि भाई लगातार 2 वर्ष से मैं जीतता जा रहा हूं, इस 1 वर्ष की वजह से जो है कि मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो भाई गुस्सा सभी को आता है। मान लीजिए आप जो है कि पीसीएस का एग्जाम देने गए, आपने प्री पास किया, मेंस पास किया और इंटरव्यू में आपको निकाल दिया गया। इंटरव्यू में निकाल दिया गया, यानी फाइनल सिलेक्शन के पास से आप जो है कि वापस लौट करके आ गए। अब आपको पूरा प्रोसेस जो है कि शुरुआत से देना पड़ेगा। आपको प्री भी देना पड़ेगा, मेंस भी लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस हमारे मोहम्मद गौरी के साथ हुआ 1178 में। भाई 75 में इसने जीत प्राप्त कर ली, 76 में भी जीत गया और 78 में ये हार जाता है। 78 में हार गया, 78 में हार जाता है। अब इसके बाद में 1179 में अब इसने प्रयास यानी कि हताश नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है हताश नहीं हुआ, इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। दोबारा से इसने जो है कि तैयारियां की और काफी अच्छी तैयारी की और 1179 में 1179 ईस्वी में दोबारा से अटैक किया पेशावर पर। कहां अटैक किया? पेशावर। दोबारा से अटैक किया पेशावर में और पेशावर के राजा मलिक खुसरो को इसने पराजित कर दिया। भाई मलिक खुसरो को इसने पराजित कर दिया। मलिक खुसरो को इसने पराजित कर दिया और जैसे ही 1179 में और जैसे ये 1179 से लेकर के 1191 तक जितने भी लड़ाइयां की इसने, जितने भी युद्ध किए, सभी युद्धों को जीतता जा रहा है। यानी कि इसे अब सफलता पे सफलता प्राप्त होती जा रही थी। प्रत्येक प्रयास को ये सफल बना रहा है, सारे प्रयासों में सफल हो रहा है। और 1191 में इसका सामना किससे हो जाता है? भाई पृथ्वीराज चौहान से। इसका सामना किससे हो गया? पृथ्वीराज चौहान से होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है कि इसे पराजित कर देता है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में इसका सामना किससे हुआ? भाई पृथ्वीराज चौहान। यहां आकर के ये हार जाता है। फिर भी प्रयास किया और 1192 में, अब सोचिए 1175 से लेकर के और 1192 ईस्वी तक कितने प्रयास किए हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के लिए। 1175 से लेकर के 1192 ईस्वी तक इतने प्रयास किए हैं और जिसमें ये कई बार असफल भी हुआ है और कई बार इसने सफलताएं भी प्राप्त की हैं। तो यही एक प्रोसेस होता है। अगर आप और सेम प्रोसेस अगर आपको भी अगर जॉब चाहिए तो आपको भी मोहम्मद गौरी बनना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आपको
नौकरी चाहिए, जॉब लेनी है, तो आपको मोहम्मद गौरी बनना ही पड़ेगा। तभी आप जो है कि एक अच्छे और सफल बन पाओगे। अगर आप मोहम्मद गौरी से सीख नहीं लोगे तो सही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग सेलेक्ट हो। हम तो यही चाहते हैं, बस सबका सिलेक्शन हो जितने भी। और आप भी सभी लोग, पता है जो मेहनत करेगा सफलता उसे अवश्य मिलती है। तो ये था मोहम्मद गौरी से रिलेटिव कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमारे मोहम्मद गौरी से रिलेटिव हैं। अब मोहम्मद गौरी से अगर हम इसके रिलेटिव्स, मोहम्मद गौरी से रिलेटिव और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे भाई मोहम्मद गौरी, शुरुआत में मैंने बताया भाई ये क्या है, एक कबीले का सरदार है, कबीले का सरदार है। और कबीला जो है कि कौन सा भाई, संसवनी कबीला। क्या कबीला है? संसवनी कबीला। और इस कबीले से पहले एक कबीला और हुआ करता था जिसे हम कहते थे भाई गजनी। महमूद गजनवी जो है कि हमारे गजनी वंश का राजा है। अब गजनी वंश का जैसे ही पतन हो गया, कौन आ गया भाई? संसवनी वंश आ गया भारत में। और मोहम्मद गौरी, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं या जितने भी डिस्कशन हुआ है उसमें हमने एक ही चीज देखी है कि भारत में मोहम्मद गौरी से पहले जितने भी आक्रमणकारी हुए उन सभी ने भारत पर जो आक्रमण किया है वो केवल और केवल लूटने के लिए किया है, केवल लूटने के उद्देश्य से किया है। लेकिन मोहम्मद गौरी पहला सुल्तान था जिसने कि भारत पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो है कि भारत पर आक्रमण किया। अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में किया भाई करमाती के विरुद्ध, और इसी प्रकार से अनेक आक्रमण किए। और फाइनली 1192 में यानी 1192 ईस्वी को तराइन के दूसरे युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और भारत में एक नए युग का निर्माण किया, और जिसे हम कहते हैं भाई मुस्लिम साम्राज्य। मुस्लिम साम्राज्य यानी भारत में एक नए युग का शासन शुरू होता है और जिसे हम कहते हैं मुस्लिम साम्राज्य। अब मुस्लिम साम्राज्य जो है कि हमारा कब से शुरू हो रहा है? 1192, या हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, यानी कि 1206 ईस्वी के दौरान। अब हमें पता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो भी इतनी बार सफल हो रहा है तो उसने कई सारी रणनीतियां बनाई होंगी, और उन रणनीतियों के आधार पर जो भी उसके साथ जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी उससे जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद गौरी के साथ भी अनेक लोग जो है कि जुड़े हुए थे। जैसे कि हम बात करते हैं भाई मोहम्मद गौरी जो है कि एक सफल और संपन्न शासक था जिसके साथ में अनेक प्रकार के गुलाम थे। यानी जो मोहम्मद गौरी था तो इस मोहम्मद गौरी के अनेक गुलाम थे, गुलाम, दास। तो जिसमें सबसे पहला जो दास था वो था ताजुद्दीन यल्दौज। पहला गुलाम मोहम्मद गौरी का जो पहला गुलाम था, जो पहला गुलाम है वो है ताजुद्दीन यल्दौज। ये वही यल्दौज है जिसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने जो है कि युद्ध किया था। यल्दौज और कुवाचा ये दोनों जो है कि मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे, और जिसने कि यल्दौज और कुवाचा के शासनकाल में ही अनेक प्रकार के युद्ध किए थे। और दूसरा गुलाम जो है कि मोहम्मद गौरी का जो दूसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, इस ऐबक का अर्थ चंद्रमा के समान, चंद्रमा के
समान। ये उपाधि जो है कि ऐबक कुतुबुद्दीन को दी थी मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि कहा जाता है जैसे कि प्रेजेंट टाइम में या देवी देवताओं के युग की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो है कि एक देवता था कामदेव, सबसे सुंदर देवता जो है कि उसे माना गया है। तो ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे सुंदर शासक जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा है, तो इसीलिए इसने इसे ऐबक का नाम दिया है। अब इसके बाद में यानी कि जो पहला गुलाम है वो कौन है भाई? ताजुद्दीन यल्दौज। दूसरा गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और तीसरा गुलाम कौन है भाई? नसरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा, ये इसका तीसरा गुलाम है। एक गुलाम और है इसका एक गुलाम और था इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी। जी हां, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को समाप्त किया था। 1205 और 1203 ईस्वी को विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने समाप्त किया था, यानी कि जला दिया गया। तो ये इसके 4 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। पहला गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज, दूसरा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा गुलाम नसीरुद्दीन कुबाचा और चौथा गुलाम था इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी। तो इन चारों गुलामों ने, यानी कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है 1206 ईस्वी के दौरान, तो 1206 के बाद में जो भारत में मोहम्मद गौरी का जो शासन था वो काफ़ी विस्तृत था, फैला हुआ है। तो उन शासन को संभालने का जो कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इसके गुलामों के द्वारा। ताजुद्दीन यल्दौज पूर्वी क्षेत्र को संभाल रहा है, पश्चिमी क्षेत्र को संभाल रहा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश का निर्माण करेगा हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक उसी प्रकार से हमारे दक्षिण में नासिरुद्दीन कुबाचा और पूरब में बख्तियार खिलजी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि हमारे मोहम्मद गौरी से रिलेटिव हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। और जैसे कि हम शुरुआत कहां से करेंगे कि मोहम्मद गौरी के वंश से, स्टार्टिंग से लेकर के हमने जो है कि इसका पहला युद्ध कब किया, किसको पराजित किया, अंत में ये पराजित कब हुआ है, सबसे पहले इसने पेशावर में कहां विजय प्राप्त की, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार से और किस आधार पर किया गया, और इसके गुलामों ने किस प्रकार से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो हमारा मुस्लिम साम्राज्य है, यानी जो हमारे मध्यकालीन इतिहास है, तो हमारा जो मध्य इतिहास है वो यहां से शुरू होता है प्रॉपर, यानी मोहम्मद गौरी को पढ़ने से साथ साथ ही हमारे वास्तविक मध्यकालीन भारत का प्रारंभ होता है। जो हमारा वास्तविक मध्यकालीन भारत है तो वो कहां से प्रारंभ होता है? हमारे मोहम्मद गौरी के शासन के बाद से ही प्रारंभ होता है। तो ये था हमारा वास्तविक मध्यकालीन भारत, यानी मोहम्मद गौरी के शासन के काल से ही हमारा वास्तविक मध्यकालीन भारत शुरू होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी जीएस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और उसके लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।